मैंने कहा कि अरे बताया नहीं, अकेले जा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं अकेले जा रहा हूँ। और तो जेएनयू में अकेले जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो 3 लोगों के गुजरात में भी अकेले जाता हूँ। ऐसा लगता है कि उनके पास अपना जवाब नहीं था, तो उन्होंने उस जावेद अख्तर का संवाद चुरा लिया जिस जावेद अख्तर से वो नफरत करते हैं। जाओ पहले अपने भाई का साइन लेकर आओ। जब उनसे पूछा गया कि अदानी, उनसे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जामिया, जब एक जेएनयू का मेयर गिरा दिया गया तो बगल में जामिया पर भी हमला हुआ और वो भी अपने आप को नहीं बचा सका। जैसे ही इस जेएनयू को आप कन्हैया का जेएनयू और उमर फारूक का, उमर खालिद का जेएनयू कहते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तब वो जेएनयू सिर्फ जेएनयू का नहीं हो जाता है, उन तमाम चुप्पियों पर एक सवाल के रूप में खड़ा हो जाता है कि उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हुआ हो रहा है। 2 लोगों का नाम आप जानते हैं, तीसरे का नाम आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने आजकल एक ग्लोबल चैनल खरीदा है, गौतम अडानी का। तथ्य तो एक ही हो सकता है कि पुलिस के पास सबूत नहीं है, और वो सबूत नहीं है और किसी बेगुनाह को आप हफ्तों, महीनों, वर्षों जेल में डाल दें, वो जमानत का फैसला तक नहीं दे रहे हैं। जब जज की कुर्सी पर बैठे लोग जमानत का फैसला अपनी कानूनी समझ और विवेक से ना दे पाएं, इसका मतलब आप किसी भूखंड में तो रहते हैं, आप किसी भूभाग में तो रह रहे हैं, किसी पहाड़ के टीले पर रह रहे हैं, किसी नदी के किनारे रह रहे हैं, किसी सड़क के किनारे रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मगर किसी देश में नहीं रह रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा की ज़रूरत है तो जजों को है। 2014 के बाद जिस तरह से पहले ही दिन से मीडिया के न्यूज़ रूम के भीतर जो हमला हुआ था, उसको लेकर जो मेरी छटपटाहट थी वो आने वाले वर्षों में सही साबित होती चली। कुछ लोग हैं, आप लोग हैं, जो किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो इससे मुझे एहसास तो होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था आए तो सब लोग हैं, कुछ सेब लेकर आए होंगे, कुछ अंडे भी, तो मैं 2 तरह के रुमाल लेकर आया था। तमाम किताबों के बदल दिए जाने के बाद भी, तमाम बागों को उजाड़ दिए जाने के बाद भी, जब भी नए बाग लगाए जाएंगे उनके कुछ पेड़ उगाएंगे। और मेरी हमसफर दोस्त नैना कहा करती हैं कि बाहर तो तुम बोल लेते हो, वो फ्लूक में चल जाता होगा, लेकिन जेएनयू में बोलने जा रहे हो, थोड़ी तैयारी कर लो, यहाँ फ्लूक में नहीं चलेगा। लेकिन आज मैं तैयारी करके नहीं आया, तो आ रहा था तो जब लोगों को बताना शुरू किया कि मैं जेएनयू में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अरे बताया नहीं, अकेले जा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं अकेले जा रहा हूँ। और तो जेएनयू में अकेले जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो 3 लोगों के गुजरात में भी अकेले जाता हूँ। 2 लोगों का नाम आप जानते हैं, तीसरे का नाम आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने आजकल एक ग्लोबल चैनल खरीदा है, गौतम अडानी का। ये इस देश की स्थिति है। ताकत है आपके पास, पैसा है, और अब एक ग्लोबल चैनल नाम की एक दुकान है, लेकिन आपके बारे में जो दुनिया में चीज़ें छप रही हैं, आप उस ग्लोबल चैनल का कुछ नहीं कर पा रहे। आप आए थे एक चैनल को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाने के लिए, लेकिन जब आपके सामने सच्चाई की खबरें खड़ी हुई तो आप उसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी नहीं कर पाए। दरअसल झूठ की यही हालत होती है, चलता वो बहुत लंबा है, टिकता भी बहुत लंबा है, लेकिन जिस दिन भरभराता है उसके अपने हथियार काम नहीं आते हैं। और यही हाल गौतम अडानी का हुआ, और गौतम अडानी को आप आज के देश के हालात से अलग नहीं कर सकते हैं। उनकी मदद न सत्ता में बैठे लोग कर पाए, न वो अपने पैसे से खरीदे हुए तंत्रों से कर पाए अपनी मदद। तो ये एक जेएनयू को लेकर, यहाँ आने को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में, जो मेरे शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, उनके जहन में जब ये बात आने लगी कि वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ किसी के साथ जाना चाहिए था, अकेले क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन इसी धर्म ने हमें यह भी सिखाया कि किसी पर भी पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, और किसी अकेले पे हाथ नहीं लगाते हैं। तो कोई भी इतना धर्म विरोधी नहीं होगा
कि मुझे अकेले पे हाथ डाल देगा, तो मैं अकेला ही आया हूँ। तो ये एक हालात हैं सर। 2014 के बाद जिस तरह से पहले ही दिन से मीडिया के न्यूज़ रूम के भीतर जो हमला हुआ था, उसको लेकर जो मेरी छटपटाहट थी वो आने वाले वर्षों में सही साबित होती चली गई। तब मुझे मेरे ही करीब के लोग कहा करते थे कि कुछ ज़्यादा आपकी प्रतिक्रिया है, वो बहुत तीखी है, सच्चाई ऐसी नहीं है और ये देश ऐसा नहीं है। देश कभी भी एक तरफा नहीं झुकेगा और ऐसा नहीं होगा कि न्यायपालिका ख़त्म हो जाएगी, इंसाफ के मायने ख़त्म हो जाएंगे, आवाज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल रूप से सही होती चली गईं। ये जेएनयू अनाम छात्रों का भी है, लेकिन जैसे ही इस जेएनयू को आप कन्हैया का जेएनयू और उमर खालिद का जेएनयू कहते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तब वो जेएनयू सिर्फ जेएनयू का नहीं हो जाता है, उन तमाम चुप्पियों पर एक सवाल के रूप में खड़ा हो जाता है कि उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हुआ हो रहा है। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जामिया, जब एक जेएनयू का मेयार गिरा दिया गया तो बगल में जामिया पर भी हमला हुआ और वो भी अपने आप को नहीं बचा सका। उसके छात्रों के खिलाफ जो पहला फैसला आता है और उसमें जज की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर देखिए हाईकोर्ट का फैसला आता है। तथ्य तो एक ही हो सकता है ना कि पुलिस के पास सबूत नहीं है, और वो सबूत नहीं है और किसी बेगुनाह को आप हफ्तों, महीनों, वर्षों जेल में डाल दें, तो उसका एक संदर्भ बनता है कि किस संदर्भ में बिना सबूत के छात्रों को आप डाल सकते हैं। तो उस संदर्भ पे अगर अदालत की टिप्पणी होती है तो अदालत ही उन टिप्पणियों को हटा देती है। तो हम जरूर, कुछ लोग हैं, आप लोग हैं जो किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो इससे मुझे एहसास तो होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन ये तस्वीर भी मुझे नजर आ रही है कि अदालत के भीतर बैठे लोग कितना डर गए हैं। आज सबसे ज्यादा मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा की जरूरत है तो जजों को है, जजों से है शायद। चीफ जस्टिस का ये बयान है कि जज बहुत काबिल हैं, अपने न्याय की जानकारी में, कानून की जानकारी में वे अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं, मगर ट्रोल किए जाने या किसी अन्य आशंकाओं की वजह से, एप्रीहेंशन की वजह से वो जमानत का फैसला तक नहीं दे रहे हैं। जब जज की कुर्सी पर बैठे लोग जमानत का फैसला अपनी कानूनी समझ और विवेक से ना दे पाएं, इसका मतलब आप किसी भूखंड में तो रहते हैं, आप किसी भूभाग में तो रह रहे हैं, किसी पहाड़ के टीले पर रह रहे हैं, किसी नदी के किनारे रह रहे हैं, किसी सड़क के किनारे रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मगर किसी देश में नहीं रह रहे हैं। अगर किसी देश में रह रहे हैं तो किसी लोकतंत्र में नहीं रह रहे। अगर न्यायपालिका में बैठे लोग जमानत का फैसला तक नहीं दे सकते और ये टिप्पणी तक नहीं कर सकते कि पुलिस ने जानबूझकर बिना सबूतों के आधार पर बेवजह किसी को चुप कराने के लिए निशाना बनाया, जो कि इस देश की न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया की एक सच्चाई है, हर दौर की सच्चाई है, हर सरकारों की सच्चाई है, हम सब जानते हैं, और उसे एक्सपंज करा दिया जाता है। फिर बाद में जज रिक्यूज कर लेते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं हम सब देख रहे हैं, मगर हम कब तक देखेंगे? क्या हम देख रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? उस अनुपात में इन प्रश्नों को हम सबको इन प्रश्नों के सामने खड़े करना पड़ेगा कि हम क्या इसके समक्ष हैं। हम इसके समक्ष खड़े हैं, बोल रहे हैं, मगर हमारा अनुपात छोटा है। सत्ता जिनके कब्जे में है उनका अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि अब चीजों को, सवालों को वो सत्ता में होने के हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास अपना जवाब नहीं था, तो उन्होंने उस जावेद अख्तर का संवाद चुरा लिया जिस जावेद अख्तर से वो नफरत करते हैं। जाओ पहले अपने भाई का साइन लेकर आओ। जब उनसे पूछा गया कि अदानी, उनसे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब उनसे पूछा गया कि अदानी का क्या मामला है, इस तरह के आरोप क्या लग रहे हैं,
तो उन्होंने क्या कहा, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। तो आप साइन ही लाते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जिन्हें सिलेंडर मिला है उससे होकर गुजरना पड़ेगा सवालों को, जिन्हें झोपड़ी मिली है, घर मिला है, उनसे आपके सवालों को होकर गुजरना पड़ेगा, जिन्हें हमने बिजली का कनेक्शन दिया है उनसे गुजरना पड़ेगा। तो उन सब का आप साइन लेकर आएंगे, तब आप अदानी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि आपका अदानी से रिश्ता क्या है। तो हम इस मकाम पर खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसी जेएनयू से चीज़ों को ध्वस्त करने की शुरुआत हुई थी, और जो हमला था वो एक लैंडमार्क है इस देश की राजनीति का। वो एक विश्वविद्यालय पर हमला नहीं था, क्योंकि जेएनयू जो है अभी भी एक साहस का केंद्र है, और ये आज भी जिन्होंने भी इसका आयोजन किया, इसकी इजाज़त दी, वो सब हकदार हैं, और जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मुझे 10 मिनट बोलने दिया वो भी उसके हकदार हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था आए तो सब लोग हैं, कुछ सेब लेकर आए होंगे, कुछ अंडे भी, तो मैं 2 तरह के रुमाल लेकर आया था, पर लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यह अच्छी बात है कि उनमें भी धीरे धीरे आगे चलकर सुनने की सहनशीलता विकसित हुई, और ये सहनशीलता उनमें खुद से नहीं हुई, क्योंकि उन्हें जिस तरफ बहाया जा रहा था, वो अच्छे लोग थे, वो ज़रूर अलग धारा में सोचने के प्रशिक्षित लोग हैं, और अलग तरह की धाराओं में सोचने वाले लोग होने ही चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर जेएनयू होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उनका होना भी जेएनयू को समृद्ध करता था। लेकिन जिस तरह से नकाबपोश लोग यहाँ के हॉस्टलों में घुस आए और आज तक नहीं पकड़े गए, वाकई मुझे लग रहा था कि क्या मुझे भी मंकी कैप लेकर चलना चाहिए, कि बोल कर तो आऊँ मगर किसी को पता ना चले कि रवीश आया था। तो वो अब नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं। इसी तरह से चीज़ें खूबसूरत होती रहें, और जब हम कहें कि बागों में बहार है तो लोग भी कहें कि हाँ वाकई में बहार है, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो ये जेएनयू वो अर्जित करता है जिस जेएनयू के नाम पर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में या पूरे देश के छात्रों में, जिनके भीतर एक सपना पनपा था अच्छी यूनिवर्सिटी का, उसे कुचला गया, उसे उसके सपने से जेएनयू को विस्थापित कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर जेएनयू नहीं तो दूसरा आदर्श विश्वविद्यालय कौन है, उन्हें ये नहीं बताया गया। पर कितनी सुंदर बात है कि इन तमाम हमलों के बीच जेएनयू खड़ा रहा कि हम नहीं, दूसरा कौन है ये हम नहीं जानते, मगर दूसरे का नाम आने से पहले हम ये जानते हैं कि हम हैं। तो आप हैं, तो आप सबका होना हमारे वक्त के लिए बहुत अच्छी बात है। उस वक्त भी जो यहाँ के छात्र थे, उन्होंने रातों को जागकर उस हमले का मुकाबला किया था, वो सब इस इतिहास के विद्यार्थी हैं। वो सब गुमनाम होते हुए भी इस इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। तमाम किताबों के बदल दिए जाने के बाद भी, तमाम बागों को उजाड़ दिए जाने के बाद भी, जब भी नए बाग लगाए जाएंगे उनके कुछ पेड़ उगाएंगे, और उन पेड़ों पर और उन पौधों पर उस तरह के फूल निकल आएंगे जो ऐसे हमलों के वक्त लोकतांत्रिक चरित्र का निर्वहन करेंगे और आकर सवाल करेंगे, गलत को गलत कह देंगे, और डंडा उठाकर गलत को सही कहने वालों को अपने तरीके से शर्मिंदा कर देंगे। तो ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा, बोलता ही रहूँगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं प्रोफेसर आनंद को ये माइक सौंपता हूँ कि वो सवाल करें, आप लोग भी सवाल करें, मुश्किल सवाल करें। जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं देने होंगे, मैं कह दूंगा कि 9 करोड़ सिलेंडर जिन्हें मिले हैं उनसे पूछ कर आइए, 11 करोड़ जिन्हें पानी का कनेक्शन मिला है उनसे पूछ कर आइए। और मैं जावेद अख्तर को निजी रूप से उलाहना भेजूंगा कि आपने ऐसा डायलॉग क्यों लिखा कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। कम से कम प्रधानमंत्री को कॉपीराइट की फीस जावेद अख्तर को भिजवा देनी चाहिए थी। अगर इस देश में जावेद अख्तर ना हुए होते तो प्रधानमंत्री अदानी को संसद में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर पाते। तो आपको और हम सबको इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम मेरे आने से पहले जावेद अख्तर इस दुनिया में आ गए थे, और वो फिल्मों में आ गए थे। अच्छी बात ये हुई कि फिल्मों में वो डायलॉग लिख रहे थे कि भाई जाकर पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। तो मुश्किल सवालों के जवाब के लिए मैं आपको ये काम दे दूंगा कि आप साइन लेकर आएं और लाते रहें, तब तक मैं अपने घर चला जाऊंगा। थैंक यू।